डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रोग्राम बनाएं, उसको किस तरीके से बनाया जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर। और उसके लिए कुछ हमारी बेसिक स्टेटमेंट अभी रहती हैं, तो पहले हम सबसे पहले उनको देखेंगे। और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो असल मामला है वो लॉजिक का है। तो हम आज लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा काम करने जा रहे हैं कि लॉजिक किस तरीके से बिल्ड की जाती है। और फिर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हीं लॉजिक को बिल्ड करते हुए हम उसकी आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके से इसकी आउटपुट आती है। तो आज का हमारा बेसिक सारा ऑब्जेक्टिव इसी काम के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारी अभी रह गई हैं उनको कवर करते हैं। उसमें सबसे पहले एक सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट क्या होती है? सी आउट स्टेटमेंट हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट देने के काम आती है। सी फॉर कंसोल, आउटपुट। आउट का मतलब आउटपुट, कंसोल के ऊपर आउटपुट दें। और ये जो आपको दो लेस देन के साइन नजर आ रहे हैं, इनका मकसद जो है ये इंसर्शन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और ये हमारा एक सिंटैक्स है, ये बिल्कुल एज इट इज आना है। और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, जिसमें आपके पास स्ट्रिंग आ सकती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आपके पास कोई वेरिएबल आ सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। तो कुछ भी इस तरह के मामला यहाँ पे आते हैं, तो ये उसको उस इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि इसे किस तरीके से ट्रीट करना है, सी आउट को पता है। तो सी आउट उस तरीके से इसको ट्रीट करता है और हमें कंसोल के ऊपर आउटपुट प्रोवाइड करता है। कुछ बेसिक सिनेरियोज जो पॉसिबल वैल्यूज हैं किस तरीके से आ सकती हैं, यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर गिवन है। मैं एक बाय एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सी आउट, दिस इंसर्शन ऑपरेटर एंड डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट को एज इट इज प्रिंट कर देता है। इससे इसे कोई कंसर्न नहीं कि इसके अंदर क्या है, मास वाई एस्केप सीक्वेंसेस के। अगर एस्केप सीक्वेंस आ रहा है तो फिर वो कुछ खास मकसद के लिए होता है। तो वो उस खास मकसद को देखता है कि ये क्या मकसद है, कौन सा सीक्वेंस है एस्केप का, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है। तो अभी मैं आपको एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। तो इसमें तो क्योंकि कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो ये एज इट इज इसी तरीके से प्रिंट कर देगा, वेलकम इन सी और सी प्लस प्लस। जबकि जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये जो बैक स्लैश एन आपको नजर आ रहा है, ये एस्केप सीक्वेंस है। हमारे पास जो भी एस्केप सीक्वेंस है वो बैक स्लैश के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैक स्लैश एन किसके लिए? न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन का मकसद यहाँ पे दो एक्टिविटीज हैं। एक, जिस पोजीशन के ऊपर वो कर्सर आपका था, तो सबसे पहले तो इस कर्सर को अगली लाइन के ऊपर लेके आएगा, लेकिन आएगा उसी पोजीशन के ऊपर। इसे कहते हैं लाइन फीड। और उसके बाद कैरिज रिटर्न, जहां पे उसका स्टार्ट पॉइंट है ये उसको उस पॉइंट के ऊपर लेके जाएगा। तो बैक स्लैश एन दो काम करता है। एक क्या करता है? लाइन फीड, देन कैरिज रिटर्न टू द फर्स्ट पॉइंट। तो ये याद रखिएगा बैक स्लैश एन क्या करता है। उसके बाद आपके पास बैक स्लैश टी है। ये टैब अगर हमने देखना है, टैब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन जो है वो एट एट प्लेसेस के हिसाब से उसको बाय डिफॉल्ट हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसको मैनेज करने के लिए और आपकी जो स्ट्रिंग्स आउटपुट में आ रही है उनको रीजनेबल वे में डिस्प्ले कराने के लिए बैक स्लैश टी का सहारा लिया जाता है। इसी तरीके से बैक स्पेस है। और ये कैरी रिटर्न की, जैसे अभी मैंने बात की कि ये पहली पोजीशन के ऊपर वापस ले आएगा, उसके लिए बैक स्लैश आर्क है। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो इंटरनल स्पीकर है उससे एक छोटी सी बीप अगर आपने प्रोड्यूस करनी है ताकि किसी कोई खास मैसेज देने के लिए, इन्वोक करने के लिए यूजर को, उसके लिए बैक स्लैश ए का इस्तेमाल होता है। और अगर आप अपने मैसेज के अंदर बैक स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि बैक स्लैश का मतलब तो है कि कुछ खास होने जा रहा है, कोई एस्केप सीक्वेंस आने जा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराने जा रहा हूं उसके अंदर बैक स्लैश का सिंबल आए, तो उसके लिए हम डबल बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो एक पहली जो बैक स्लैश है ये स्केप सीक्वेंस के लिए, और दूसरी बैक स्लैश जो होती है ये उस मैसेज के अंदर प्रिंटिंग के काम आती है। सिमिलरली आपने अगर सिंगल कोट्स को प्रिंट कराना है, डबल कोट्स को प्रिंट कराना है, आपने कोई क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना है, आपने वर्टिकल टैब देनी है, तो इससे वर्टिकल, हॉरिजेंटल आपकी इस रूफ पे होती है, और वर्टिकल 8 प्लेसेस डाउन, 8 प्लेसेस डाउन, आठवीं लाइन के ऊपर आपका आ जाएगा। तो इसे वर्टिकल टैब बोलते हैं। उसके बाद फॉर्म फीड है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि कर्सर जो है वो न्यू लाइन के ऊपर जो है वो आता है, लेकिन लोकेशन उसकी वहीं पे आती है। ये फॉर्म फीड है। उसके बाद आपके पास नल कैरेक्टर्स आ गए।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि \n लिखा हुआ है, तो ये क्या वेलकम तक मैसेज प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही ये \n देखेगा, ये कहेगा कि एस्केप सीक्वेंस है और मुझे खास एक्टिविटी करनी है। इससे एसोसिएटेड एक्टिविटी क्या है कि आप न्यू लाइन के ऊपर आए और कैरिज को रिटर्न कर दें उसकी 0 पॉइंट के ऊपर, जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे। तो वहां पे आ जाएगा तो आपको वेलकम आएगा, कैरी रिटर्न होगा। पहले तो कैरी न्यू लाइन लाइन फीड होगा और देन कैरी रिटर्न हो जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, इन सी और सी प्लस पर इसमें गैप नहीं देख रहे आप, जबकि ऊपर आपने गैप है। गैप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बाद कोई हमने स्पेस नहीं दी। तो जहां पे कैरेज आपका रुका था, अगली चीज भी दोबारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो इसने वहीं से प्रिंट करा देगा, वहां से आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलकम इन सी और सी प्लस प्लस। वेलकम के बाद एक स्पेस है, उसके बाद दोबारा सी आउट की स्टेटमेंट है। कैरेज आपका इसी जगह पे ही क्लिक कर रहा होगा, स्पेस के बाद यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। तो जो चीज आपकी आएगी ये वहां पे दे देगा। यहाँ पे इन आया, इसने इन दे दिया। उसके बाद एंड लाइन, एंड लाइन भी वही काम करता है जो \n करता है। प्लस इसका एक खास मकसद है, वो बफर को क्लियर भी कर देता है, उसमें जो कुछ है उसे फ्लश कर देता है आपकी कंसोल के ऊपर। बफर एक छोटी सी मेमोरी होती है जो आपकी कुछ टाइम के लिए आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। तो जो कुछ उसमें है ये उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता है, फ्लश कर देता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा सी और सी प्लस प्लस, दिस एक्सक्लेमेशन साइन। सिमिलरली इट्स 5 PM, ये एज इट इज डबल कोटेशन के अंदर है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मकसद यहाँ पे ये कहने का था कि अगर आपकी कोई इंटीजर वैल्यू भी अगर आप देते हैं तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इससे उससे कोई गर्ज नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, उसके बाद 05S लिखा हुआ है, देन दिस वन। तो ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी स्पेस के साथ। उसके बाद 05 आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं इसके बाद जो है PM, जो डबल कोटेशन में चीज आ रही है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो बिल्कुल ये उसके साथ अटैच होकर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली सी आउट 5/2 इंटीजर डिवीजन, दोबारा रिमाइंड, इंटीजर बाय इंटीजर, तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन को पहले एवेल्यूएट करेगा उन्हीं रूल के साथ जो आपको पढ़ाएगी, और वो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 2। सिमिलरली क्योंकि आपको बताया गया है कि स्ट्रिंग भी आ सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है, जब एक काम खत्म होगा दूसरा काम अगर आपने देना है तो आपको इस इंसर्शन ऑपरेटर का सहारा लेना है, जिसकी मदद से पता लगेगा कि ओके अब नई बात आने जा रही है। जैसे कि आपको यहाँ पता लगा सम इक्वल टू स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसने एज इट इज प्रिंट करा दिया। आगे ये एक्सप्रेशन है, इस चीज को अलग करने के लिए ये एक और एक्टिविटी है। हमने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे लिख दिया 2.5 प्लस 3.4। तो इसने इनको जमा किया और इसका आंसर 5.9, तो इसने 5.9 यहाँ पे आपको प्रिंट कर दिया। और हर आप देख रहे हैं सी आउट के बाद आपका जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो आएगा, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी। अब हम आते हैं हमारे पास सीन स्टेटमेंट। सीन स्टेटमेंट आपके लिए कुछ इस तरीके से काम करती है, सीन और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मकसद क्या है, सी स्टैंड फॉर कंसोल इन, कंसोल से इनपुट लो। जो आपको स्क्रीन दी गई है वहां पे यूजर कुछ लिखेगा और जैसे वो एंटर प्रेस करेगा आप वो इनपुट लें। वो इनपुट लेके किसको दें, वेरिएबल ए को दें, और वेरिएबल ए की लोकेशन के ऊपर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज देना चाहते हैं, बिल्कुल आप एक सीन के जरिए एक से ज्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यूजर से इनपुट लेके उस वेरिएबल को असाइन होंगे सीन ए। अगली वैल्यू के लिए दोबारा आपको इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करने का, बी इंसर्शन ऑपरेटर सी। तो अब ये आपकी वैलिड स्टेटमेंट होगी। अब ये यूजर आपको इनपुट देगा। यूजर इनपुट दे सकता है 3 तरीकों से। पहला तरीका तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटर प्रेस करेगा और वो वैल्यू उस जगह पे आ जाएगी। दूसरा तरीका कह रहा है स्पेस बार। आप एक स्पेस बार प्रेस करें, 10 करें, डजंट मैटर, जितनी मर्जी स्पेसेस प्रेस कर दें। जैसे ही एक नंबर दिया और उसके बाद आपने स्पेस बार प्रेस कर दी, इसका मतलब है कि ये पहला नंबर की जो वैल्यू है ये वेरिएबल को दे दें। ये पहली वैल्यू थी, वेरिएबल के लिए आ गई। अगली वैल्यूज जो हैं वो मैं इसके बाद देने लगा। वो जितने भी स्पेसेस हैं स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। जैसे आप कोई नंबर देके दोबारा स्पेस देते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसको अपने पास स्टोर कर देगा सेकंड वेरिएबल के अंदर। जैसे कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये 3 जो है बी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको स्पेसेस दी जा रही हैं और फिर 5 नजर आ रहा है। जैसे 5 दे के आपने एंटर प्रेस किया या स्पेस प्रेस की, वो सी को मिल जाएगा। तीसरा तरीका कार वैल्यू देने का वो टैब का कैरेक्टर है। ये टैब की है,
अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो कैप लॉक्स के ऊपर नॉर्मली तौर पे ये टैब लिखा होता है। ये टैब मैंने अभी आपको बताया स्क्रीन को 8 प्लेसेस के ऊपर डिवाइड करता है। पहले 0 या 1 प्लेस है तो आप 8 नावी, मैं 0 स्टार्ट करता हूँ, 0 है तो आप जब टैब प्रेस करेंगे तो आप 8th पोजीशन पे आएंगे, दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो आप 16 पोजीशन पे आएंगे। अगर अगर आप 5th पोजीशन पे हैं, टैब प्रेस करेंगे तब भी आप 8th लोकेशन के ऊपर ही आएंगे। आप 7th लोकेशन पे टैब प्रेस करेंगे तब भी 8th लोकेशन पे आएंगे। हाँ, 8th लोकेशन पे टैब प्रेस करेंगे तो देन आप 16 लोकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, जो आपकी 16 बनेगा पॉइंट उसकी तरफ। तो कहने का मकसद है टैब में इधर हमारी जो वैल्यूज आ रही थी उसका डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत हो जाता है और वो बड़ी प्रॉपरली रीडेबल होती हैं। और इसलिए हम मैट्रिक्स के अंदर जब वैल्यू देनी होती है हमें, तो हम नॉर्मल टैब्स के जरिए देते हैं ताकि जरा वो खूबसूरत नजर आए कि किस तरीके से जा रही है। तो टैब के बाद टू प्रेस किया हमने, टैब प्रेस किया तो उसका मतलब है कि पहली वेरिएबल के अंदर, पहले वेरिएबल के अंदर ये 2 स्टोर कर दें। 3 के बाद देन टैब प्रेस किया, उसने कहा ओके सफिशिएंट होगी बात आपकी। 3 उसने बी के अंदर जाकर स्टोर कर दिया एंड देन 5 आपने किया और एंटर प्रेस कर दिया। 5 की वैल्यू उसने कहां पे स्टोर कर दी, सी के अंदर। अगर आप और वैल्यूज यहां देते जाएं वो आपको मना नहीं करेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते, लेकिन वो इन वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। जो रिमेनिंग वैल्यू जिनके वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर्ड यहाँ पे सीन के अंदर नहीं है, जितने हैं वो वैल्यूज बिल तरतीब उसी सीक्वेंस के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगी, बाकी वैल्यूज इग्नोर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, वो क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। जैसे कि अगर आपने एक फ्लोट टाइप एक्स लिया और सीन करवा रहे हैं एक्स की वैल्यू और यूजर ने एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे वो आपका कंपाइलर ये जब आप रन कर रहा होगा आपका प्रोग्राम मशीन पे, जो आपका जब सीपीयू स्टेटमेंट देखेगा फ्लोट एक्स, तो वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन में एक जगह क्रिएट कर देगा। फ्लोट की आपको पता है 4 बाइट लेता है, तो वो 4 बाइट की जगह लोकेट करेगा। ये बाइट बाय बाइट मैंने ऊपर नंबरिंग की हुई है, जैसे कि 1000, 1001, 1002, 1003, ये बाइट्स के नंबर हैं। वो 4 बाइट्स का एक ब्लॉक बनाएगा और इसके अंदर जाके आपकी ये स्टेटमेंट सी इन एक्स, एक्स की वैल्यू यूजर से लेगा, एक्स देता है 2 वैल्यू। लेकिन जब ये इसे स्टोर करेगा तो ये 2 नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, तो इसे ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, ये 0.2.000 स्टोर कर देगा। और सिमिलरली अगर इस तरीके से होते हैं आपके पास इंट वाई कि इंटीजर टाइप एक लोकेशन बनाओ, आपको पता है कि इंटीजर टाइप लोकेशन जो होती है वो जो है वो 4 बाइट लेती है, तो इसने 4 बाइट की लोकेशन बनाई। इनमें से कोई बाइट इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्लॉक फिक्स हो चुका है एक्स के लिए। तो ये कहीं पे भी जो इसके बाद जगह इसे फ्री मिलती है वहां पे बनाएगा। फर्स्ट किया वो लोकेशन पड़ी है 1010, 1011, 1012, 1013। जब भी ये बनाएगा बनाएगा कंसेक्टिव ब्लॉक। जो ब्लॉक बनाएगा वो बाइट्स आपस में कंसेक्टिव होंगी, ये नहीं है कि उनमें गैप आएगा जब ब्लॉक किसी भी वेरिएबल के लिए बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने एक 4 बाइट्स का ब्लॉक बनाया इंट वाई को देखते हुए और उसका नाम दे दिया इसने वाई। अब आपने कहा सीन वाई, किस वाई की वैल्यू यूजर से लो, जैसे वाई की वैल्यू यूजर देगा एंटर करेगा तो वो वैल्यू मशीन में जाकर स्टोर हो जाएगी। यूजर ने एंटर किया 3.45, लेकिन जिस टाइम वो देखेगा कि ये तो भाई इंटीजर टाइप वैल्यू थी, तो इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट उठाएगा और फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर कर देगा। तो आपके पास मेमोरी के अंदर एक्चुअली जाके क्या स्टोर होगा, 3। अब हम लॉजिक बिल्डिंग की तरफ आते हैं। ये कुछ दो स्टेटमेंट्स थी जो अभी हमने नहीं पढ़ी थी, आज के लेक्चर में पढ़ना जरूरी थी। अब हम आते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए। लॉजिक बिल्डिंग जो है उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की हम कर रहे हैं तो हम उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें फ्लो चार्ट का जो है एक हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है जिनको हम इस्तेमाल करके ये लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक बिल्ड करते हैं कि प्रोग्राम का हमारा फ्लो कैसा होगा। तो फ्लो को कंट्रोल रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो कुछ जरूरी कंपोनेंट्स तो इसके काफी सारे हैं, लेकिन इस टाइम जो हमें जरूरत है मैंने उनको से रिप्रेजेंट किया। प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड या स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ओवल का उसका इस्तेमाल। इनपुट यूजर्स लेनी है या आउटपुट देनी है तो उसके लिए ये आपकी ये पैरेललोग्राम जो है ये इस्तेमाल होती है। प्रोसेसिंग कहीं पे आपने करनी है एक्स सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह की जो स्टेटमेंट आपने करनी है उसके लिए आपके पास ये रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है।
आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, तो ये एरोज का इस्तेमाल आप इससे कर सकते हैं। और उसके पास हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसकी खूबी ये है कि ये आपकी कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका एक इन होता है और दो आउट होते हैं। आउट इसके दो होंगे, एक आउट ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा, एक फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हमारा सिर्फ इसका इन होगा, एक से ज्यादा इन इसके नहीं हो सकते। तो ये कुछ हैं कंपोनेंट्स, इनका इस्तेमाल भी देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है, क्योंकि आज हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। दोबारा एक दफा आपको डेफिनेशन पढ़ा दूं। A program is a sequence of instructions written in a programming language that a computer execute to perform a computational task. प्रोग्राम्स जो है वो आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑब्वियसली कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। अब आप उसको एक्सी फाइल को विंडोज के केस के अंदर रन करते हैं, तो वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन होती हैं जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं उसी तरीके से। और उसमें कोई यूजर से इनपुट लेनी है, कोई आउटपुट देनी है, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है, वो बिल्कुल उसी तरीके से रन होती है। और कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस के एंड मुताबिक काम कर रहा होता है, और वो कंप्यूटेशनल टास्क जो भी आपने उसे दिया वो परफॉर्म करता है। आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, खा वो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, क्रोम है, आई है, पावर पॉइंट है, जूम है, कोई भी है, वो तमाम के प्रोग्राम्स ही बने हुए हैं। किसी लैंग्वेज में बने थे, बाद में कन्वर्ट हुए मशीन लैंग्वेज में, अब आप उनको रन करते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं वो आपके सामने जो है, आप उनको मतलब जो भी आप कमांड देते हैं, जो कुछ करते हैं, उसके पीछे वही इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती है और आपको काम होता हुआ नजर आता है। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम करने के वक्त कौन से वो स्टेप्स हैं जिनका बड़ा केयरफुली ख्याल करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमने जाना है, कैसे इंश्योर होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है, सही आउटपुट दे रहा है, प्रोग्राम सही लिखा गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको अंडरस्टैंड करना, बड़े अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, बड़े गौर व फिक्र के साथ बैठना है, उससे सोचना है कि भाई इसकी इनपुट्स क्या होंगी, इसकी आउटपुट्स क्या होंगी, इसके अंदर कौन सी ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं जो आ रही हैं, जो मुझे उसको इंश्योर करना है कि वो परफॉर्म हो। इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो इसके अंदर आएंगी। जैसे कि आपको पता है कि इंटीजर की एक पॉसिबल रेंज है, फ्लोट के केस के अंदर एक पॉसिबल रेंज है, ट्रैक्टर के केस के अंदर एक पॉसिबल रेंज है। उस रेंज की वैल्यूज आ सकती हैं। इंटीजर की रेंज की अगर मैं बात करता जाऊं, तो आपको मैंने बताया था -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक वैल्यूज आपकी स्टोर हो सकती हैं। और इन द केस ऑफ 4 बाइट ऑफ इंटीजर, तो आप इन चीजों को इंश्योर करेंगे कि हमारी जो मामलात हैं वो हमारी एज के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या वो एज केसेस के अंदर अंदर हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपको उससे बियॉन्ड जा रहा है आपका डाटा, तो आप इस वैल्यूज को बढ़ा भी सकते हैं, डाटा टाइप तब्दील कर सकते हैं। वो आपने चेक करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो आपने हमेशा चेक करना होता है एज केसेस का। इनपुट देखनी है कि इनपुट वही ले रहा है जो इनपुट ले कहा गई थी, वो इनपुट ले रहा है, उसी फॉर्मेट में ले रहा है, और जो आउटपुट देना चाह रहे हैं उसी फॉर्मेट में दे रहा है, और वही आउटपुट्स दे रहा है, या कुछ और तो नहीं दे रहा। फिर इसके लिए इन सारी इन्स आउट और जो इसके प्रोसेसिंग है, इन सबको देखते हुए हम अब क्या बनाते हैं, डिजाइन इसको थिंक प्लान के बाद हम जो है इसका क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। दो चीजों से हम इसको बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट है और एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, फ्लो चार्ट बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी डेवलप होती है, इसलिए मैं फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपने फ्लो चार्ट के जरिए अपनी लॉजिक बिल्ड करनी है। फिर लॉजिक बिल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कि भाई जो वैल्यूज दे रहे हैं क्या वो तमाम कवरेज सही कर रहा है, कहीं पे कोई डाटा टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, कोई जो है बाउंड्री कंडीशन क्रॉस तो नहीं हो रही, तो हमारे तमाम आप कहीं पे जो है प्रोग्राम कोई गलत आउटपुट तो नहीं दे रहा। हमने कहा था सम करो, कहीं लॉजिकली गलती हमने ये कर दी कि हमने माइनस का रख दिया सिंबल, तो उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करना है। प्रोग्राम हमारा एंड भी होता है कि नहीं होता, उसकी कम्प्लेक्सिटी भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ वेरिएबल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये वेरिएबल्स कम भी किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं तो करें। और कम करने के केस में कहीं ऑपरेशन ज्यादा तो नहीं परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो फिर उस चीज को भी नजर रखना है कि भाई इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी है, उस चीज को भी हम देखते हैं। उसके बाद
हम अपने एल्गोरिथम को दोबारा अगर रिफाइन करने की जरूरत है हम रिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम जिस भी लैंग्वेज में, जैसे कि इस केस में हम सी प्लस प्लस देख रहे हैं, उसके अंदर अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। लिखने के बाद हम उसके अंदर कुछ टेस्ट करने के लिए हम उसे रन करते हैं। रन करते हुए हम उसमें कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं, वही वैल्यूज जो अभी आपको ऊपर बताई गई है, बाउंड्री केसेस, नॉर्मल केस, एरर केस। इन वैल्यूज को हम एंटर करते हैं, चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वाकई जी इन तमाम मामला में हमारा प्रोग्राम सही रिपोर्ट कर रहा है। एरर केस के अंदर भी हमें बता रहा है कि आपने इनपुट गलत दिया है, तो इसलिए आपको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना है। ये कभी कभी हम कुछ अभी जो बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं उसके अंदर एरर केस नहीं आएगा, बाद में आएंगे। अभी जो बात है वो सिर्फ नॉर्मल केस की आएगी, बाकी बाउंड्री केसेस भी आप चेक करते हैं जो बाउंड्री वैल्यूज है उनको देखते हुए कि बाउंड्री वैल्यूज पे वो सही काम कर रहा है, और उससे अगर एक स्टेप आगे जाते हैं तो ऑब्वियसली उसने वो वैल्यूज नहीं स्टोर करनी, दूसरी अंडरफ्लो ओवरफ्लो का कंसेप्ट आ जाता है। तो उसी तरीके से मामला चल रहे हैं। तो प्रोग्राम को हमने देखना है, अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो एरर को हमने रिमूव करना है। एरर को ट्रेस करने के हमारे पास कुछ तरीकेकार हैं। तो जो बड़ा बेहतरीन और साइंटिफिक तरीका कार है उसको डिबगिंग कहा जाता है। तो डिबग के जरिए भी कराया जाएगा। तो ये डिबगिंग का प्रोसेस आपको कुछ 7-8 लेक्चर्स के बाद सिखाया जाएगा कि किस तरीके से करना है। उसके बाद हम अगर जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो फिर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाते हैं, किसके लिए लिखते हैं। लेकिन अगर आप अपने कोर्स के लिए लैब वर्क कर रहे हैं तो टीचर आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि बेटा इसको एक्सप्लेन करें, इसको लिख के अपनी लैब मैनुअल तैयार करें। तो डॉक्यूमेंटेशन वहां पे भी रिक्वायर्ड होगी। तो फिर हम उसे डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि आने वाला लोग इसको आराम से पढ़ सके। ठीक होगी बात। अब हम आते हैं बेटे अपने इस पहले प्रोग्राम की तरफ। बड़ा छोटा सा प्रोग्राम, पहला स्टेप, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू नंबर फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट एंड कैलकुलेट इट्स सम। कि यूजर से 2 नंबर लें एज ए इनपुट और उसका सम कैलकुलेट करें। मैंने यहाँ पे दो आपको ये फ्लो चार्ट दिखाए हैं, क्योंकि इस पहले वाले फ्लो चार्ट के अंदर थोड़ी सी गलती है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम जब खैर इस करने लगते हैं तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेप 1 करते हैं कि भाई इसकी इनपुट्स क्या है। हमें पता चल गया भजन दो वैल्यू, 2 नंबर्स जो है यूजर से इनपुट लेने हैं। हमने उनको वेरिएबल्स को नाम भी दे दी कि इनपुट लेना है एक्स वाई। सम कैलकुलेट करना है, हमने सम कैलकुलेट कर दिया, और आउटपुट भी सम ही देनी है तो हमने सम की आउटपुट्स को डिस्प्ले करा दिया। डिजाइन की तरफ आए तो ये स्टार्ट हुआ। स्टार्ट में सबसे पहले इनपुट आ गई। हमने इंटीजर टाइप 2 वैल्यूज एक्स और वाई इनपुट ले ली, इनका सम कैलकुलेट किया, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और आउटपुट में सम डिस्प्ले कराया और हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। जब मैं एनालिसिस वाली साइड पे आया तो मैंने देखा कि भाई ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के लिए हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। हमारे पास तो बेतहाशा वैल्यूज रियल टाइप की होती है, मतलब फ्लोट टाइप्स की होती हैं। तो ये तो उनको कवर ही नहीं करेगा। 2.5 प्लस 3.7, तो मेरा तो ये प्रोग्राम उसके ऊपर कवर ही नहीं कर रहा। 2.5 के केस में सिर्फ 2 स्टोर कर रहा है, 3.7 के केस में सिर्फ 3 स्टोर कर रहा है, और उनको ऐड करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो मेरा तो आउटपुट बिल्कुल ही गलत आ गई। तो मेरा कैलकुलेटर तो एक बहुत बड़ी रेंज के नंबर्स को कंप्यूट ही नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डाटा टाइप को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे डाटा टाइप, तो सिर्फ एक डाटा टाइप अगर आप देखें बदली है, फ्लोट की है, बाकी सेम प्रोग्राम हुई है। अब यहाँ पे वो मसला खत्म हो गया। अब खा आप इंटीजर वैल्यू दें, खा फ्लोट टाइप वैल्यू दें, ये दोनों मामला में सक्सेसफुली रन करें। उसके बाद आते हैं इसका कोड। जैसे कि ये कोड है, अगर आप देखें तो इस कोड में हमने लिखा है ये इंट मेन आपने सब कुछ देखा हुआ है वैसे के वैसे है कि यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुए एक्स कोमा वाई कोमा सम। हमें ये वेरिएबल्स चाहिए थे, ऑब्वियसली ये फ्लोट टाइप के चाहिए थे, मैंने फ्लोट लिख दिया क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं। फोर्थ स्टेप आ गया इंप्लीमेंटेशन का, वो कर रहे हैं। अब सीन एक्स सीन वाई, इनपुट लो एक्स और वाई की यूजर से, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये वो काम है जो हमने कंप्यूटर ने खुद परफॉर्म करना है। और उसके बाद आउटपुट दे दो, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स के अंदर है, ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, और आगे जो सम की अंदर वैल्यू पड़ी है वो आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो जब ये स्टेटमेंट आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स के नाम से मेमोरी लोकेशन में एक जगह बनेगी, वाई के केस में वाई के नाम से एक लोकेशन बनेगी, सम के नाम से एक लोकेशन बनेगी। जैसे यूजर से वैल्यू लेता है, जैसे कि यूजर यहाँ पे दे रहा है 2.5, तो वो जाके कहां स्टोर कर देगा, एक्स। सॉरी। और दूसरी वैल्यू वाई की है,
जब यूजर 5.8 देगा तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, वाई के केस में। और उसके बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेट करेगी। जैसे स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी, यहाँ पे नजर आएगा कि ये तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंप्यूटर ने खुद, तो ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2.5 और 5.8 का आंसर कैलकुलेट करेगा और उसका आंसर आएगा 8.3। तो सम के जो वेरिएबल की लोकेशन थी उसमें जाकर 8.3 स्टोर कर दे। उसके बाद सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू सम, कि भाई सम की लोकेशन पे जाओ वेरिएबल पे, जो वैल्यू वहां पड़ी है वो ले आओ। वहां पे पड़ी थी 8.3, तो ये आपको आउटपुट में देगा रिजल्ट इज इक्वल टू 8.3। और यहाँ पे आपको ये बता रहा है, ये रिटर्न जीरो, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये बता रहा है रिटर्न वैल्यू जीरो, कि आपका प्रोग्राम रिटर्न हुआ है किसके साथ, जीरो वैल्यू के साथ। और कितनी देर ये प्रोग्राम मैंने पूरा रन किया है और यहाँ पे स्क्रीन पे बैठा रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज देता रहा और मुझे आउटपुट मिलती रही है, तो ये बता रहा है 7.595 सेकंड्स मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। अब आते हैं जी इसी प्रोग्राम की एक मॉडिफाइड शक्ल में। बेटा मेरा कर्सर यहाँ पे ना शुरू में पहले ब्लिंक कर रहा होगा 2.5 वाली जगह पे, मुझे नहीं पता कि वह क्यों ब्लिंक कर रहा है। मैं अगर इस प्रोग्राम को 10 दिन के बाद चलाता हूँ तो मुझे नहीं याद रहेगा कि ये प्रोग्राम मैंने सम के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था। तो बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूं कि ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए। तो यहाँ पे वही मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर टू वैल्यूज whose sums you want to calculate। ये एक स्पेस दी है और मेरा कर्सर इस स्पेस के बाहर ब्लिंक कर रहा हूं। इसका मतलब है मुझे दो वैल्यूज आप दें, किस काम के लिए, जिनका सम आप कैलकुलेट। तो ये बड़ा एक रीजनेबल मैसेज मिल गया। यहाँ पे यूजर ने पहली वैल्यू दी, एंटर प्रेस किया या स्पेस बार प्रेस की या टैब प्रेस किया, फिर दूसरी वैल्यू दी, फिर एंटर प्रेस किया, तो वो दोनों वैल्यूज अपनी लोकेशंस पे गई। एक्स वाली वैल्यू, पहली वैल्यू एक्स में गई, दूसरी वैल्यू वाई में गई, और उसके बाद आपकी ये इनपुट स्टेटमेंट टर्मिनेट हुई दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। अगली पे आया सम इज इक्वल टू एक्स सम, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स की लोकेशन पे जाओ उसकी वैल्यू लेके आओ, वाई की लोकेशन पे जाओ उसकी वैल्यू लेके आओ, इन दोनों का सम करो और सम की वैल्यू कहां पे स्टोर, इन आंसर जो है रिजल्टेंट वो कहां स्टोर कर दो, सम के वेरिएबल में। अब सी आउट सम इज इक्वल टू सम, तो सम के, ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा, और सम की लोकेशन पे जाएगा जो वेरिएबल है, वहां पे जो वैल्यू पड़ी है उसको लेके आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, रिटर्न जीरो प्रोग्राम है। तो ये देखें इसके आउटपुट, एंटर टू वैल्यूज whose sum you want to calculate। आपने दी एक वैल्यू 4.5, दूसरी वैल्यू दी 9.3, तो ये वैल्यू 13.8 आपका जो रिजल्टेंट आ गया। और इसके बारे में इसने बता दिया कि ये प्रोग्राम कितनी देर चला है और किन वैल्यू के साथ रिटर्न। बड़ा ये आसान सा था लॉजिक बिल्डिंग के लिए, पहला स्टेप के लिए बहुत अच्छा। दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, temperature in Fahrenheit is inputted from the user through keyboard, calculate temperature in Celsius। तो आपके पास टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल होते हैं, एक फॉरेनहाइट कहलाता है, एक सेल्सियस भी है, कोर भी है। तो फॉरेनहाइट टेम्परेचर आपको इनपुट आएगा और सेल्सियस में आपने उसको कन्वर्ट करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है जस्ट। तो इसको किस तरीके से काम किया जा रहा है, इनपुट क्या है आपके पास, एफ है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। ये फार्मूला हमें हमारी मैट्रिक में और इससे पहले बुक्स में भी हमें पढ़ाया जाता है, वैसे भी नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि सेल्सियस, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला, ये आपको फार्मूला मिल गया। आउटपुट आपको क्या मिलेगी, सी। अगर मैं इस फार्मूले की तरफ देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये फार्मूला सी लैंग्वेज की स्टाइल में नहीं है, मैथ की स्टाइल, इसको सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है, ये हमने इसकी अब डिजाइन की तरफ आते हैं। जब हमने डिजाइन किया, यहाँ पे मैंने दो ही दिए, ये इसका डिजाइन हमने बनाया कि फ्लोट टाइप हमारे पास वैल्यू आएगी एफ की, क्योंकि टेम्परेचर हमारा फ्लोट में भी आता है। जिस फार्मूले को हमने ब्रैकेट भी कर दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा दिया, सब ओके कर दिया, देन आउटपुट में सी दिया, हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल गुड इनफ। लेकिन यहाँ पर जिस टाइम मैं एनालिसिस वाले पोर्शन पे आया तो मुझे नजर आया कि 5/9 तो ये तो इंटीजर डिवीजन है, और इंटीजर डिवीजन जबकि 5 छोटी वैल्यू और 9 बड़ी वैल्यू है, तो मुझे तो ये जीरो रिटर्न करेगा हमेशा। और जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो वो रिजल्ट ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। तो मुझे तो सी के केस में हमेशा किसी भी एफ की वैल्यू तो मुझे जीरो रिजल्ट मिलेगा, जो कि गलत है। इसको बेहतर करने का तरीका कार क्या है कि मैं इसे फ्लोट डिवीजन की तरफ लाऊं। जब मैं फ्लोट डिवीजन की तरफ लाता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.0
आप एक तो जीरो मतलब एक तो भी फ्लोट कर दें तो दूसरा आपको पता है कि इम्प्लिसिटली कंपाइलर उसे खुद ब खुद फ्लोट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर आप खुद करना चाहें दोनों वैल्यूज को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, कोई मसला नहीं। ओके, अब ये आपको आंसर जो है, ये वो मतलूबा आंसर है, वो आपको मिलेगा। इसका ये कोड आ गया। कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नई लाइनें आपको नजर आ रही हैं, बैक स्लैश स्टार देन दिस स्टार एंड ये फॉरवर्ड स्लैश आपके पास आ गई। ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, अगर आपके एक से ज्यादा लाइन के कमेंट्स हैं तो आप ये एक फॉरवर्ड स्लैश एंड देन दिस स्टार लगा दें, उसके बाद जितनी भी लाइनें आप लिखेंगे वो सब कमेंट्स हैं। उसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आके आप जब क्लोज करेंगे तो वो क्लोज तस्वीर किया जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट है तो आप जस्ट इसकी ये लाइनें इस्तेमाल कर दें, दो स्लैशेस, तो भी काम सही है। कमेंट यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कंपाइलर के लिए इसका कोई काम नहीं। कंपाइलर आपको मैंने बता चुका हूं कि पहले ही शुरू में ही इन लाइनों को एक्सक्लूड कर देता है, अपने पास लेके आके चलता ही नहीं। ये लाइनें आपके कोड का पार्ट नहीं रहती जिस टाइम ये कंपाइलेशन के प्रोसेस में जाता है। ये सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है, ताकि जब वो दोबारा प्रोग्राम खोले तो वो उसे पता लगे कि ओके क्या कमेंट्स हैं, मतलब मैंने यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी की, ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए था। तो कमेंट्स लिखना शुरू करें, आप अपनी आदत बनाएं, ताकि जब दोबारा प्रोग्राम खोले तो आपको पता लगे कि क्यों प्रोग्राम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय चला गया तो दूसरा एम्प्लॉय आता है, वो कोड को देखने बैठे और समझता रहे तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर कमेंट्स हुए हुए हैं तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप अच्छा डेवलपर अच्छा प्रोग्रामर हमेशा कमेंट्स के साथ अपने कोड को लिखता है, तो आप भी ट्राई करें अपनी आदत कि आप भी कमेंट्स लगाएं। ये वही कोड है जो हमारा अभी फ्लो चार्ट बनाया, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिखना शुरू किया। वेरिएबल्स लिए, सी आउट स्टेटमेंट आपको मैं बता चुका हूँ क्यों जरूरी होती है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि मुझे देना क्या है, करना क्या जा रहा हूँ। उसके बाद सी इन एफ आपका, जैसे कि ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में टेम्परेचर एंटर करें। एंटर द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने कहा 65.7, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया उसने ये वैल्यू एफ वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर। अगली लाइन में प्रोसेसिंग आई, यहाँ पे उसने देखा दिस वन, इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो कि आपको पता है 0.5555 चलता है। अगर आप चाहें तो इस पूरी कैलकुलेशन से बचने के लिए इसके अंदर कंप्यूटर को कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, आप फिक्स कर दें 0.56 तो भी बेहतरीन हो जाएगा काम। तो आपकी जो वो स्पीड की मैं बात कर रहा था एनालिसिस वाले फेज के अंदर कि हमने टाइम स्पीड भी चेक करनी, क्योंकि ये फ्लोटिंग डिवीजन है, ये ज्यादा टाइम लेती है, बजाय इसके कि अगर ये फिक्स वैल्यू लिए तो ये कम टाइम लेगी। तो हम इसे फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे ही फिक्स है कि 5/9 आपका हमेशा डिवाइड होना है, तो हम इसे फिक्स कर दें तो हमारा ये परेशानी हो जाती है। आपकी टाइम्स जो कम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सेफ हो जाती है। देन दिस वैल्यू जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट आया वो मल्टीप्लाई होगी, जब इसका रिजल्टेंट निकलेगा f-32, इसको कैलकुलेट पहले इस ब्रैकेट कॉल करेगा, फिर इस ब्रैकेट कॉल करेगा, और जो इनके आंसर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे स्टोर कर देगा, सी। और सी वैल्यू, अब अगली जब स्टेटमेंट पे आएगा वहां पे मिलता है टेम्परेचर इन सेल्सियस, और यहाँ पे वेरिएबल सी का जिक्र है, तो सी की लोकेशन पे जाएगा, जो वैल्यू पड़ी है वहां पे लेके आएगा, जो कि थी 18.72222 ऑनवर्ड चल रही है। ये नॉर्मल तौर पे बाय डिफॉल्ट जो है पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाता है, और बास केसेस में 6 डिजिट तक भी जाता है डेसिमल पॉइंट्स में खुद डिस्प्ले कराते हुए। अगर आपने इससे ज्यादा करवाने हैं तो आप इससे ज्यादा भी करवा सकते हैं, फिर उसका एक खास तरीका कार है जो कि स्लाइड्स में आपको बताने का। तो खैर ये इस तरीके से इसने इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। कोई क्यूरी हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको विद इन अ डे ही आंसर कर दूंगा। थर्ड प्रॉब्लम है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स इज इनपुट, कैलकुलेट टोटल ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज, अज्यूम मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 100। तो ये तो बात उसने फिक्स कर दी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके पास 100 है एक कोर्स के, 3 कोर्स हुए तो मैक्सिमम कितने बन गए 300। हमारे पास सबसे पहले तो ऑब्टेन मार्क्स हमने यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। इनपुट क्या है जी, इनपुट में 3 हमने वेरिएबल लिए सब्जेक्ट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 को एंड 3। प्रोसेसिंग में क्या है, उसने हमें कहा है कि ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करें, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, देन आप परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली तीनों स्टेटमेंट लिख दी, ऑब्टेन मार्क्स S1 प्लस S2 प्लस S3। एवरेज क्या होती है,
जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इनको टोटल को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ कोर्सेज के साथ। अब एक तरीका कार है, मैं ब्रैकेट लिखूंगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो भाई ये आंसर हमारे पास, मतलब मुझे ये कंप्यूटेशन दोबारा परफॉर्म करनी पड़ती है, तो ये अक्लमंदी नहीं है। मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उस वेरिएबल को रीयूज कर लिया, तो ये मेरे लिए ज्यादा आसानी हुई। मुझे बजाय इसके कि ज्यादा ऑपरेशन करने पड़े, मैंने आसानी से अपना उसी वेरिएबल को रीयूज कर दिया और इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज का आपको फार्मूला पता ही है, ऑब्टेन बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। हमने वही फार्मूला लिखा और अब हमने जो आउटपुट में हमें क्या चाहिए, जो जो तीनों आउटपुट इसने कहे थे, ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स एंड परसेंटेज, वो तीनों आउटपुट वेरिएबल्स में जो हमने स्टोर किए ये आउटपुट निकाला। फ्लो चार्ट बनाया इसका, क्योंकि सेकंड स्टेप डिजाइन का है। इनपुट S1 S2 S3, ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला लिख दिया, एवरेज का लिख दिया, परसेंटेज का लिख दिया एंड इनको डिस्प्ले करा दिया। जब मैं इसको एनालिसिस करने लगा तो मुझे पता लगा कि ऑब्टेन मार्क्स, तो क्योंकि हम जब भी कोर्स का एंड कर रहे होते हैं, जब मार्क्स फाइनल देने जा रहे होते हैं, तो फिर वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आते, वो फिर राउंड ऑफ हो जाते हैं, पूरे पूरे ही आ रहे हैं। तो फ्रैक्शन का काम वहां पे खत्म हो जाता है। फ्रैक्शन इंटरनल जो आपकी ग्रेडिंग है उसके अंदर तो जरूर काम आ रहा होता है कि कोई इसके अंदर आपके 3.5 आए हैं, असाइनमेंट में आपके 2.5 हैं, बाकी तमाम मिड में इतने हैं, फाइनल में इतने हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर इतने हैं, वो वहां पे आपके चल रहे होते हैं। लेकिन जब टोटल ग्रेड आपका, जब टोटल मार्क्स फाइनल होते हैं 10 मार्क्स, तो हम फिर जो पॉइंट है उसको हम उसका सीलिंग ले लेते होते हैं और आपको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अब आपके पास ऑब्टेन मार्क्स आ गया, तो ऑब्टेन मार्क्स तो हमारे इंटीजर होंगे, लेकिन जब एवरेज और परसेंटेज कैलकुलेट होने जा रही है तो ये तो हमारे पास फ्लोट टाइप की आ सकती है वैल्यूज। तो मुझे वेरिएबल के लिए बड़े ख्याल रखते हुए इस्तेमाल करने हैं। मुझे इंटीजर टाइप वेरिएबल नहीं चाहिए एवरेज एंड परसेंटेज के लिए, मुझे ये फ्लोट टाइप चाहिए। ये चीज मैंने कहां पे आइडेंटिफाई की, एनालिसिस वाले पोर्शन में, जब मैंने इस अपनी लॉजिक को दोबारा एनालाइज किया कि भाई कहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं करने जा रहा। उसको एनालाइज करने के बाद मैंने कहा ओके, अब मैं कोड की तरफ आता हूँ। जब मैं कोड की तरफ आया तो मैंने ये बिल्कुल वेरिएबल्स लिए जो मुझे इंटीजर में रिक्वायर्ड थे, जो फ्लोट में रिक्वायर्ड थे वो फ्लोट टाइप के लिए। मैसेज प्रिंट किया कि आप 3 कोर्सेज के मार्क्स दें आउट ऑफ 100 को मद्देनजर रखते हुए। उसने तीनों कोर्सेज के मार्क्स दिए। वही 3 तरीके इनपुट के आपको याद है, एंटर से इनपुट जा सकती है, स्पेस से भी और टैब से भी। तो आप यहाँ पे मैंने जैसे कि टैब से इनपुट दिया 77, टैब 91, टैब 83, एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस किया वो इस लाइन पे आया, ऑब्टेन मार्क्स इनका जमा किया। एवरेज, जब एवरेज कैलकुलेट करने लगा तो भाई इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर क्या है, इंटीजर। तो वो जो मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि ये तो अब मेरे पास कन्वर्ट हो जाना चाहिए फ्लोट में, वो एक्टिविटी तो परफॉर्म ही नहीं हो रही, वो तो मेरा मकसद फोर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्लोट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया। मैंने कहा ये फ्लोट, ये टाइप कॉस्टिंग कहलाती है कि ऑब्जेक्ट मार्क्स को इस जगह पर, सिर्फ इसी जगह के लिए एज अ फ्लोट ट्रीट करो, मतलब खुद ही इसके साथ 0.0 लगा लो, और डिवाइडेड बाय 3 मतलब इसको भी 3.0 करें, और अब मुझे जो आंसर है वो एवरेज के अंदर। सिमिलरली दिस मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से की ड्यूटी परफॉर्म हुई और मेरे पास जो है ये आंसर आ गया परसेंटेज मार्क्स का, और मैंने ये आंसर यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो अब मैं जब इसे प्रिंट कराने जा रहा हूं तो ये देखिए आपका जो है यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स प्रिंट कर दिए, एवरेज प्रिंट कर दिया, देन परसेंटेज मार्क्स भी प्रिंट कर दिए। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले कंपोनेंट्स की तरफ। वो क्या है, फॉर्मेटिंग आउटपुट इन सी सी प्लस प्लस। उसके अंदर सी सी प्लस प्लस की जो आउटपुट आपने देनी है किस तरीके से देनी है। हम अपनी आउटपुट को थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट कोई इधर आ रही है, इसका एज इधर आ रहा है, इसका एज इधर आ रहा है, स्टेटमेंट कोई कहाँ खत्म हो रही है, कोई कहाँ खत्म हो रही है, कोई कहाँ खत्म हो रही है, कोई ये खूबसूरती नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई खूबसूरती आए, कोई नंबरों के अंदर कोई सीक्वेंस में एक तरतीब में नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या बेहंगम तरीके से आ रहे हैं। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो आ जाती हैं फॉर्मेटिंग आउटपुट सी प्लस प्लस के अंदर। एक हमारे पास फील्ड विड्थ और उसकी अलाइनमेंट के बारे में,
और दूसरी हमारे पास आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हमारे पास कुछ ये फंक्शंस और ये उसके कुछ खास वैल्यूज हैं, इनके साथ इन फंक्शन को कॉल करना है। और इस सारे फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास ये एक आपको लाइब्रेरी हिडन फाइल हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी, जिसको कहते हैं आईओ मैन आईपी। जैसे कि आप आईओ स्ट्रीम कर रहे थे, आप आईओ मैन आईपी इंक्लूड करेंगे और इनसे आपकी जो फाइल है वो फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर आपके पास क्या होने जा रहा है, आप कहते हैं जी ये मेरा एक कोड है और मुझे इसकी आउटपुट चाहिए। बड़ा मैंने एक सादा सा कोड लिखा है, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे सहूलत दी है सेट डब्ल्यू की, सेट फिल की। सेट डब्ल्यू क्या करता है, सेट फिल क्या करता है? सेट डब्ल्यू क्या करता है, एक विड्थ फिक्स कर देता है। आपने 10 दी है, 20 दी है, 50 दी है, जितने भी एलिमेंट आए हैं उतनी एक विड्थ फिक्स कर देगा। और आप जो स्ट्रिंग कह रहे हैं या नंबर कह रहे हैं उसको उस विड्थ के अंदर एडजस्ट करेगा, अगर वो उस साइज के अंदर अंदर है। तो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट भी है और राइट अलाइनमेंट भी है। बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइन करता है, मतलब जो उसकी आखिरी है वहां से वो मतलब एंड होता है और पिछले वाली साइड पे लिखना शुरू करता है। जहां तक वो लिख देता है वहां तक ओके है, और उससे पहले वाली जो स्पेसेस है वो खाली चली जाती है। उनको पैडिंग करने के लिए कि उन स्पेसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो खाली ब्लैंक स्पेस होती है, लेकिन उन स्पेसेस को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप कोई भी करेक्टर से फिल कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पे स्टार से भी फिल किया जा सकता है, प्लस साइन या कुछ भी है उससे आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने कहा कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा ये राइट पे करता है, लेकिन आप इसे क्या कहते हैं, तुम लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट सेट W10, 10 की एक स्पेस फिक्स करो और नेम को रखो। अब नेम के अंदर तो 4 करेक्टर है, 6 प्लेसेस वो खाली छोड़ देगा, ये पूरे का पूरा एक आपका वो समझिए ब्लॉक्स कॉलम बन जाएगा। उसके बाद क्या है, सेट W5, 5 का एक और ब्लॉक सा बन जाएगा स्पेसिस का। और उस पे में क्या लिखिएगा, क्योंकि ये लेफ्ट है तो इसके लिए भी ये लेफ्ट है, एज एज आ जाएगा। दो एंड लाइन, दो लाइनें पर नीचे एक लाइन छोड़ो, एक लाइन नीचे आओ और फिर एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे इसके आउटपुट में अगर आप देखें तो ये नेम, ये 6 स्पेसेस का ब्लॉक आगे छुटा हुआ है, ये एज यहाँ पे 2 का भी आगे छुटा हुआ है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन ये छुटा हुआ है। उसके बाद फिर दोबारा आगे लेफ्ट की लेफ्ट वाली साइड से है सेट फिल स्टार के, जो इसकी रिमेनिंग फिलिंग होगी जो जगह बच जाए उसको पैडिंग कर दें आप किसके साथ, स्टार्स के साथ। सेट W10, 10 एलिमेंट्स का एक ब्लॉक रखेंगे आप, उसका साइज 10 होगा और लफ्ज क्या आपने देना है, मोहम्मद। देन देर इज सेट W35, दिस वन। अब जब ये मैं सेट फिल शुरू करता हूं ना एक दफा, ये बाय डिफॉल्ट इसके बाद जितनी भी पैडिंग होगी ये सेट फिल इसी सिंबल से होगी। मुझे सेट फिल को रोकने के लिए फिर यहाँ पे बताना होगा कि कहीं पे रोकना है, तो फिर मैं उसको रोकूंगा, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रोका भी हुआ है। उसके लिए फिर बताना पड़ता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जिसे स्पेस कहते हैं उसके जरिए इसको रोको। नहीं तो जब तक ये होगा ये उसी सिंबल के साथ या नेक्स्ट सिंबल आप देंगे उसके साथ अपनी पैडिंग करता जाएगा। जैसे कि मोहम्मद के अंदर आपको पता है कि 8 कैरेक्टर्स आते हैं और 10 कैरेक्टर की टोटल इसने स्पेस दी, तो 2 कैरेक्टर आपके बच गए, तो ये आपकी 2 आपके पास वो स्टार्स आ गए। उसके बाद 35, ये 5 इसकी थी, 3 प्लेसेस अभी बचती हैं, तीनों प्लेसेस की पैडिंग किससे कर देगा इसने, फिर स्टार से पैडिंग कर। अब हम आते हैं सनाउल्ला। सनाउल्ला के अंदर जो है, इसमें मैंने इसे कहा राइट साइड से स्टार्ट करो, जो बाय डिफॉल्ट भी मामला इसका है कि राइट से ही स्टार्ट करता है। राइट साइड से इसने स्टार्ट किया और सनाउल्ला लिखा, जो पहली पोजीशन, क्योंकि 9 कैरेक्टर पे पहली पोजीशन बनी थी उसको पैडिंग कर दी इसने स्टार के साथ। उसके बाद सनाउल्ला के बाद 23 है, क्योंकि राइट की बात की है तो राइट पे ही ले गया 2 3 23। और उसके बाद शुरू वाले जो 3 प्लेसेस हैं उनकी भी पैडिंग किससे कर दी इसने, स्टार्स। यहाँ पे देखिए मैंने कहीं नहीं बताया कि सेट फिल किससे करना है, तो जो बाइट जब एक दफा कह दिया बस अब इसने उसी तरीके से इसने सेट फिलिंग करते जाना। जब मैं इसे रोकूंगा या कोई सिंबल दूंगा तो उसके साथ ये फिर रुकेगा। अब जब मैं आता हूँ सेट फिल प्लस, कि भाई अब जो पैडिंग करनी है वो प्लस सिंबल से करनी है, तो इसने कहा ओके। और मैंने यहाँ पे इसे कुछ नहीं कहा कि राइट करो या लेफ्ट करो, तो फिर बाय डिफॉल्ट आएगा कि राइट साइड करो। तो अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने सेट W10 का ही ब्लॉक बनाया और मैंने इसे कहा अमजद लिख दो, राइट साइड अलाइन करके जो बाकी इसकी प्लेसेस हैं 5 एक, उनके ऊपर इसने प्लस के सिंबल के साथ देखिए ये पैडिंग कर दी। उसके बाद मैंने सेट फिल को ये ब्लैंक स्पेस कहा तो इसने अब ब्लैंक दे दी, यहाँ पे और फिलिंग किसी भी करेक्टर की नहीं आ रही है, ब्लैंक जाएगा।
5 कैरेक्टर्स का नाम, ये 27 है। तो राइट साइड बाय डिफॉल्ट बाकी जो 3 प्लेसेस हैं अब उनके ऊपर कुछ, भाई तुम मुझे प्लस भी नहीं चाहिए, स्टार तो मैं पहले ही क्लोज कर चुका हूँ। तो अब ये है कि उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख। अब क्योंकि मैंने ब्लैंक की सेटिंग पैडिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी सेट फील्ड जो है वो ब्लैंक ही चल रहा होता है, और यहाँ पे मैंने उसे इनिशिएट कर भी दिया, तो आगे अब जितनी भी सेट फील्ड है वो ब्लैंक से ही जाएंगी। तो अब मैंने जस्ट आपका यहाँ पे सेट W10 अली सेट, देन दोबारा ये लिख दिया एंड 531। तो इसने 10 प्लेसेस अली के लिए थी, राइट अलाइन किया इसने, और बाकी प्लेसेस के अंदर कुछ भी इसने फिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी दिया हुआ था और आगे कोई मैंने इसे फिलिंग के लिए नहीं कहा, तो इसने एज इट इज वो खाली जगह छोड़ दी। यहाँ पे कह भी दिया ना भी कहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने अब इसे 31 प्रिंट कराया और बाकी वाली जो प्लेसेस है उसके अंदर इसने एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट कर दी। तो मेरा ख्याल है आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे फॉर्मेटिंग। और अब ये देखें कितना खूबसूरत डिस्प्ले आ रहा है कि एक चीज एक सीक्वेंस के अंदर आ गई है, जिसको अंडरस्टैंड करना इजी है, खूबसूरत लगती है आउटपुट। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग की कुछ 2 स्लाइड्स हैं, उसके बाद में आता हूँ। इसी तरीके से जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके अंदर भी काफी सारे मामला आते हैं। कुछ आपके नंबर्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स ज्यादा हैं, कितने पॉइंट्स तक हमने जाना है, उसको रोकना है, टोटल कितने डिजिट्स दिखाने हैं फ्लोटिंग के अंदर। जैसे कि अगर एक नंबर है 3.25 और मैं कहता हूँ टोटल मुझे सिर्फ 2 नंबर ही दिखाओ, ज्यादा नहीं दिखाने, तो 3.2। अगर मैं कहता हूँ इशारिया के बाद जो पॉइंट आ गया इसके बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो फिर उसका मामला कुछ हो रहा है कि मुझे डेसिमल में परसेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे कितनी परसेंट डेसिमल वाली साइड पर चाहिए। तो इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्लोटिंग नंबर को मैं देखना चाहता हूँ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो किस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जांपल इसके लिए आ गई। इसमें हमने एक पाई के नाम से एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने ये एक वैल्यू स्टोर करा दी, और जब इसका सी आउट जो डिफॉल्ट पर्सियन है वो भी प्रिंट करा के दिखाई, साइंटिफिक नोटेशन में भी प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, और आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक के लिए। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, जो डिफॉल्ट है उसमें तो जस्ट वेरिएबल का नाम दे, वो पूरी वैल्यू उसकी एज इट इज प्रिंट कर देगा, कोई भी उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की। लेकिन साइंटिफिक के लिए मैंने इसे क्या कहा दिया कि ये जो आगे मैंने ये कीवर्ड सा इस्तेमाल किया साइंटिफिक, कि भाई जो अगली चीज आ रही है इसको एज अ साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करना है। तो अगली चीज क्या है, पाई। पाई को किसके जरिए रिप्रेजेंट करो, साइंटिफिक नोटेशन के जरिए। तो साइंटिफिक नोटेशन के आपको पता है कि वो एक्सपोनेंट वाली जो सिंबल्स है वो इस्तेमाल होते हैं, और एक डिजिट होता है, उसके बाद पॉइंट होता है, और बाकी फिर आपके पास जो भी नंबर है रेस्ट ऑफ द नंबर होता है, और फिर इसके ऊपर आपके पास वो एक्सपोनेंट आ जाता होता है। तो इसने उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर, क्योंकि 3.14 का इशारिया अपनी जगह पे ही है, तो एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं है, तो ये 0000 आ गए ई, एंड देन ये जो नंबर है ये साइज आपके पास आ गया। अब मैंने 2 प्लेसेस पे रोकना है, तो मैंने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स्ड। क्या, सेट प्रेसिजन किसके ऊपर, 2 पे। मैंने 3 डिजिट्स पे, ये सेट प्रेसिजन इशारिया के बाद पॉइंट के बाद बताता है मुझे कितना जाना है। तो मैंने इसे कह दिया, इसने उधर तक ले आएगा, मैंने इसे कह दिया 2, तो 2 पॉइंट के बाद मुझे वैल्यू चाहिए, मैं 3 कहूंगा तो 3, 4 कहूंगा तो 4 करेगा। अगर ये मैं फिक्स नहीं लिखता तो क्या होगा, अगर मैं फिक्स नहीं लिखता तो क्या होगा, तब ये टोटल उतने ही डिजिट्स प्रिंट करेगा। 2 का मतलब होता 3.1, 2 डिजिट्स दो। लेकिन मैंने जब फिक्स का कीवर्ड एसोसिएट कर दिया, इसका मतलब है कि फ्रैक्शन पार्ट जो है, डेसिमल पार्ट है, उसकी बात होने जा रही है कि उसके साथ 2 प्लेसेस आगे जाना है। तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि 3.14 इसके आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली 2 लाइन, एक लाइन यहां से हम नीचे आए, 2 लाइनों का ये गैप दिया, ये 2 लाइनों का गैप आ गया, अगली लाइन पे आए डिफॉल्ट पर्सियन, यहाँ पे आई पाई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने तो दोबारा सेट पर्सियन नहीं कहा, लेकिन जब एक दफा सेट पर्सियन कर देते हैं तो फिर दोबारा आप ना भी करें तो ये 2 की पर्सियन के साथ होता हुआ चलता है। तो इसको खत्म करने के लिए दोबारा आपको इसको लिखना पड़ता है। उसके लिए 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक तो यही है सेट पर्सियन, और इसको वैल्यू आप 2 की जगह 6 कर दें, तो ये उसे 6 पे ले जाएगा, और 6 आपको पता है डिफॉल्ट आपको 6 ही डिजिट्स दिखा रहा होता है, वो 6 डिजिट तक रोक देगा। दूसरा तरीकाकार वो है डिफॉल्ट फ्लोट का कीवर्ड, जैसे इस फिक्स्ड है या साइंटिफिक है, इस तरीके से डिफॉल्ट फ्लोट भी है। लेकिन डिफॉल्ट फ्लोट जो है वो जो सी के एडवांस कंपाइलर है उसके अंदर आता है। मैं बात कर रहा हूँ कंपाइलर की, आईडी की बात नहीं कर रहा। आईडी आपके वर्जन उसके बढ़ते जाते हैं, लेकिन कंपाइलर पे नॉर्मल तौर पे वो पिछले पे बेस कर रहा होता है। तो अगर आपने
आपका लेटेस्ट आईडी है तो वो भी नहीं इससे अंडरस्टैंड कर रहा, तो पहले अपना कंपाइलर वहां पे अपग्रेड से कहें कि वो इंस्टॉल करें और उसको उसका लिंक दें, तब जाके वो मामला हल होता है। सो मैं इस कंफ्यूजन में आपको नहीं डालता, मैं आपको यही कहता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है, सेट प्रोसीजर को 6 कर दीजिए। अभी ये मैंने आगे किया, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी तो क्योंकि 2 के साथ किया चल रहा है, तो जब मैंने इसे पाई की डिफॉल्ट वैल्यू या साइंटिफिक प्रिंट कराई, तो फ्रैक्शन के बाद ये दोनों केसेस में 2 डिजिट्स तक गया, और जो इसकी अगली वैल्यूज थी इसने इसको इग्नोर कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं 1593, तो इसने उसको इग्नोर कर, और जो एक्सपोनेंट है उसको हमें शो करा। जब मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे सेट डब्ल्यू, अभी आपको बताया कि सेट डब्ल्यू का मेथड फॉर्मेटिंग के लिए होता है, मैंने ये फॉर्मेटिंग बड़ी प्यारी सी अप्लाई की, 30 प्लेसेस से कह दी इसने, दोनों केसेस दोनों स्टेटमेंट मैंने सेट डब्ल्यू कह दिया, 30 प्लेसेस कर दी मैंने, लेफ्ट का ना राइट का, तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड इसने अलाइन कर दी, और आपके पास ये दोनों मैसेज एक बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए। अब मैंने फिक्स्ड का और सेट परसेंट 6 कह दी, अब मेरी ओवरऑल तमाम के लिए 6 अब चल पड़ी है जो डिफॉल्ट इनकी होती है। तो अब इसने क्या किया, और पाई की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कहा, इसने पाई की वैल्यू जो 6 डिजिट तक थी वो प्रिंट करा। यहाँ पे भी 6 ही चलेगी, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसने ये वैल्यू प्रिंट की, और इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हैं कि ये भी पूरी की पूरी इसने प्रिंट की 6 का, आल्दो इसने इसको कीवर्ड नहीं लिया। तो ये हमारी जो सेटिंग थी फ्लोटिंग पॉइंट की, ये बड़ी अच्छे तरीके से आप मेरे ख्याल अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हमारे पास इसका अगली एग्जांपल आ रही है, इसके अंदर भी फॉर्मेटिंग ये अप्लाई हुई, एग्जांपल बड़ी सादा सी है, छोटा सा, इसमें ये मेरा आखिरी लिया, थोड़ा सा टाइम आखिरी रह गया, मिनट्स की बात रह गई है, बस क्लोज कर रहा हूँ। Ahmed basic salary is input through the keyboard. His medical allowance is 10% of the basic salary. House rent allowance is 20% of the basic salary. Tax he pays is 11%. Calculate his gross salary. तो अब इसके अंदर हमने चीजों को देखना है, इसके अंदर एक चीज मैंने ना हिडन रखी है, वो क्या थी कि टैक्स। टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है कि पहले आपकी जो बेसिक सैलरी है इसके अंदर तमाम आप अलाउंसेज ऐड करते हैं, अब जो सैलरी बनती है उसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रोस सैलरी के ऊपर टैक्स लगता होता है, बेसिक सैलरी पे टैक्स नहीं होता, ये बात यहाँ पे लिखी नहीं गई, क्योंकि यूजर भी आपको नहीं बताएगा जिसने आपको प्रॉब्लम दी है। लेकिन अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इस मामले को देखना है कि लोग किस तरह काम करते हैं, फिर उस तरीके से इसको आपने उसको कन्वर्ट करना है। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इनपुट आपने बीएस लिया, बेसिक सैलरी वेरिएबल ले लिया, उसके बाद मेडिकल ऑन 10% ऑफ बेसिक सैलरी, हाउस रेंट लॉस इज 10% ऑफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी आपका हाउस रेंट है। देन आपके पास आ गया ग्रॉस सैलरी बी एस जमा एम ए जमा एच आर, जो ये वेरिएबल्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, एम ए एच आर और बी एस आ गया। ड्रॉ जो है वो क्या है, ग्रॉस सैलरी, उसके अंदर से 11% जो टैक्स है वो निकाल दें, 11% ऑफ ग्रॉस सैलरी निकाल दें, और आपने हमें आउटपुट दे दी ड्रॉ वैल्यू, जो मैं निकलवा सकता हूँ, जो मेरे इमेजिन ले सकता हूँ। तो जब मैं इसकी तरफ आता हूँ तो मेरे पास ये एक फ्लो चार्ट सा बनता है, जिसके अंदर स्टार्ट आ गया, इनपुट वेरिएबल बी एस आया, ये वो कैलकुलेशन है जो मुझे नजर आ रही है, बी एस मल्टीप्लाई बाय 10/100, बी एस मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ पे वो ऑपरेशन को थोड़ा आपको इजी करना सिखाया है, कि बजाय इसके 20/100 लिखता, मैंने इसे 0.2 लिख दिया, मतलब एक ही है, लेकिन मेरा ऑपरेशन बच गया, तो मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी अपनी बचा गया। सिमिलरली ग्रॉस सैलरी एंड देन दिस ऑपरेशन, तो ये आपका एक्टिविटी परफॉर्म हुई, मैंने ड्रॉ को प्रिंट कराया और मेरा आउटपुट आ गई। जब मैं इसे एनालाइज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे तकरीबन चीजें सही नजर आ रही हैं। मास वाई इस चीज के इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर, जो कि इस केस में मुझे 0 नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली होना क्या, क्योंकि बेसिक सैलरी आपकी किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। फ्लोट जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली वैल्यू क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी, एंड फ्लोट डिवाइडेड बाय 100, तो आपको फ्लोट ही आंसर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि बीएस आपका फ्लोट टाइप का था। अगर ये इंटीजर टाइप का होता तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट आपका तमाम का तमाम 0 में कन्वर्ट, ऑब्वियसली वो मतलब पूरा ना आता, क्योंकि वो उसमें फ्रैक्शन पार्ट ऐड ना होता। तो ये एल्गोरिदम, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज जो आप यहाँ जब फॉर्मेटिंग अप्लाई है, ये आपको अच्छे तरीके से दिखा दी है, और ये सब चीजें रिप्रेजेंट होगी, और ये वही एल्गोरिदम जिस तरीके से भी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है उसी तरीके से ये एल्गोरिदम बना दिया गया है। और ये देखिए कितना सिस्टमेटिकली एक सी जगह पे ये आउटपुट आ रही है इस तरीके से। हम टैब की मदद से भी काम कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के केस के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे टैब्स ऐड की,
मैं पहुंच तो इस जगह पे गया हूं, लेकिन अभी भी ये वैल्यू तकरीबन आगे पीछे हो सकती है, इस जगह पे ना हो। तो हमारा जो बेहतर तरीकाकार है वो सेट डब्ल्यू का है, उसकी मदद से हम इस चीज को लेके चलें। हमारे पास पॉइंट्स के अंदर इससे ज्यादा वैल्यूज भी थी, वो भी हल मतलब जैसे कि ये 0.50 है, या ये 0.5 पे रुक जाता, इसके साथ पॉइंट नहीं था, अगर मैं सेट प्रसियन ना करता तो ये वैल्यू इस जगह पे आ रही थी। जो 5 है वो इस जगह पे आ रहा था, 7 इस जगह पे आ रहा था, 0। तो ये भी खूबसूरत ना लगती, मैंने सेट प्रसियन की वजह से ये आपकी खूबसूरती आ रही। तो टैब्स की मदद से भी हम अपनी वैल्यूज फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीकाकार सेट डब्ल्यू है और प्रसियन के साथ नंबर्स को डील करना है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये प्रसियन 5 कर दी इसकी, और के 5 डिजिट प्लेसेस लगा हो, तो ये 5 डिजिट्स जो है प्लेसेस पे गया, 1 2 3, आगे नंबर कंप्लीट हो गया था, आगे इसके बाद कोई वैल्यूज नहीं थी, उसको फिल किया इसने 0 0 के साथ, क्योंकि आपने इसे कह दिया कि मुझे 5 प्लेसेस दिखानी दिखानी, तो इशारिया के बाद इसने बाकी 5 प्लेसेस आपको इस तरह शो करा दी। तो ये तरीकाकार था फॉर्मेटिंग का, और ये एक एग्जांपल आपको आखिरी मैंने रन करके दी। तो यहाँ पे जो आप मजीद एग्जांपल अपनी लॉजिक के लिए और देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, इनके एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप करें ताकि आपकी लॉजिक बिल्ड हो। लेकिन तरीकाकार यही रखिएगा कि पहले आप इन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए, देन ड्रॉ ड्रॉ जो उसका डिजाइन है उसको बनाएं, फिर आप उसका एनालाइज करें, देन इम्प्लीमेंटेशन, और फिर वैल्यूज देख के उसके आउटपुट को कंफर्म करें। थैंक यू जी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। आपकी जो भी क्यूरीज है मुझे करें, मैं इंतजार करूंगा आपकी क्यूरीज का, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं, खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।